आज के व्याख्यान में संक्षिप्त में यह बताया जाएगा कि सर्वे क्या है, कितने प्रकार के सर्वे होते हैं और कब कब यहाँ पर सर्वे हुआ है। इसके बारे में फिर विस्तृत चर्चा होगी और वैधानिक पहलू के बारे में कई व्याख्यान इस पर हो सकते हैं। लेकिन जब बीटी एक्ट के बारे में डील करेंगे और उसके बारे में जब विशेष रूप से कई लेक्चर उसमें बीटी एक्ट में होगा, तो एक चैप्टर जो बीटी एक्ट का है, चैप्टर 10, जिसके अंदर प्रावधान है सर्वेइंग का, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएंगे। और साथ ही साथ जो मुख्य कानून है बंगाल सर्वे एक्ट, उसके बारे में बताएंगे, वो अलग से बताएंगे बीटी एक्ट के साथ। लेकिन आज सूक्ष्म रूप में, मोटे तौर पर और सूक्ष्म रूप से दोनों पहलुओं को मिलाकर सर्वे के बारे में बताएंगे। इस बीच में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और कई बार शब्दों का भी क्या उसका अर्थ होता है, माने मतलब कानून में क्या होता है, लोग नहीं समझते, उसके बारे में पूछते हैं। और एक व्यूअर का लगातार प्रश्न आ रहा है, एक शब्द के बारे में वो बार बार पूछ रहे हैं कि बरबरदा या बरबुरदा क्या होता है। तो ये सर्वे के बारे में बताने से पहले मैं उनकी जिज्ञासा को शांत कर देना चाहता हूँ। हालांकि पहले पुराने लेक्चर में बहुत सारे शब्दों का मैंने किया है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है, माने बताया है। और एक टॉपिक मेरा पुराना लेक्चर में होगा, आप लोग खोजिएगा, जो इंटरेस्टेड है खोज सकते हैं। और सभी व्यूअर से इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो सुनते हैं, अगर पहले से आप सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को तो अच्छी बात है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कितना लेक्चर अवेलेबल है। मेरे ख्याल से अब तक 150 लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे तो लेक्चर बहुत सारे हैं जो एकेडमी के रिकॉर्ड में हैं, वो हमको उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए वो अपलोड नहीं हो सका। फिर भी अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एंड पुराना लेक्चर मिलेगा तो हम उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो लेक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी, वो लेक्चर में शब्दों के बारे में भी, पुराने शब्द या कोर्ट कचहरी में जो शब्द यूज किए जाते हैं, अरबी फारसी के शब्द यूज होते हैं, उनका क्या माने है और उसका हिंदी या अंग्रेजी में रूपांतर करके मैंने बताया। उस पर एक क्लास लिया था स्पेशली मैंने। तो आप अगर जिनको बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो तो वो लेक्चर खोज लें। और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन में सारा लेक्चर मिल जाएगा। और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं और वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। तो आज चूंकि कई बार उनका प्रश्न आ गया है बरबुरदा, तो कहीं कहीं पर लोग बरबुरदा बोलते हैं, कहीं पर बरबरदा बोलते हैं। आप किसी भी जो बाजार में उपलब्ध डिक्शनरी है उसमें इसका माने खोजिएगा तो आपको माने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द अपभ्रंश है। और जिन्होंने ये मुझसे प्रश्न किया था उनसे मैंने स्वयं प्रश्न किया है कि आपको किसी दस्तावेज में कहीं लिखा हुआ मिला है या किस कंटेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि शब्दों का अपभ्रंश जब हो जाता है तो उसका सही माने बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले किसी लेक्चर में शायद मैंने ये पॉइंट आउट किया है, उसको फेंट आइडिया हमको है, अगर नहीं किया तो फिर यहाँ पर करना हम यथोचित समझते हैं। क्योंकि एक बार बक्सर से एक भारत सरकार के कोकोनट डिपार्टमेंट के चीफ डायरेक्टर जो सेवानिवृत्त हैं, बक्सर के निवासी हैं और हमारे क्लाइंट रह चुके हैं और मित्रवत हैं, पटना में उनका मकान मेरे पास ही है। तो उन्होंने बक्सर से कोई दस्तावेज में लिखा हुआ उनको मिला कोई वर्ड, उसका उन्होंने माने पूछा था। वर्ड था मोटियार। मैंने पहली बार मोटियार शब्द सुना था। अब मोटियार शब्द का मैंने, जो भी मेरे पास डिक्शनरी है अभी मौजूदा समय में, लगभग हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सब, संस्कृत और ये सब डिक्शनरी मिला के लगभग 37 डिक्शनरी मेरे पास है जिसका हम प्रयोग करते हैं। किसी भी डिक्शनरी में हमको मोटियार शब्द नहीं मिला। और हम जानना चाहे कि किस कंटेक्स्ट में वो मोटियार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको किसने बताया या किस डॉक्यूमेंट में आया है, आप इसको बताइए, हमको दिखाइए। तो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा सके, बता नहीं सके। लेकिन जिस व्यक्ति से उनको मालूम हुआ था वो डीड राइटर का काम करते थे, तो हमने कहा कि वो डीड राइटर से हमको बात करवाइए।
तो वो डीड राइटर बक्सर के थे, उनसे हमारी बात हुई। तो हमने कहा भाई मोटियार आप कहाँ देखे हैं और कैसे इस्तेमाल किए हैं या सुने, उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड हमको बताइए। तो उन्होंने बैकग्राउंड में ही कहा था कि हुजूर जब हक सफा का केस चलता था, लैंड सीलिंग एक्ट जिसमें प्रियम्पशन जिसको बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत जब कृषि भूमि का खरीद बिक्री होता था, हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते थे, तो बगल वाले किसान जो एडजॉइनिंग रैयत हो, जिसको अरिया रैयत बोलते हैं, आरी वाले एडजॉइनिंग रैयत, उनका हक सफा का अधिकार करके वो ले लेंगे। तो उससे बचने के लिए, चूंकि उस समय पटना हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आया था जिसमें था कि अगर बीच में रास्ता हो तो राइट ऑफ प्रियम्पशन इज ए वेरी वीक राइट, और उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसी के लिए उसको चौहद्दी में मोटियार लिख देते थे, तब वो प्रियम्पशन का केस नहीं चलता था। तब वहां से हमारा आईक्यू काम किया, तो हमने समझा कि वो ये लोग लिखते हैं गलत और पढ़ते भी है गलत। उसका माने ये हुआ मोटी आर, आर का मतलब डिवाइडिंग रिज, और मोटा माने जो थिक हो, बड़ा हो। तो हम लोग के इलाके में मगध में बड़ा सा आल जो होता है उसको अलंग बोलते हैं, वो ऊंचा भी रहता है और चौड़ा भी रहता है। बहुत जगह तो अलंग इतना चौड़ा होता है कि उस पर मोटर गाड़ी भी चल सकता है, और नहीं तो जानवर लोग हल बैल लेकर के किसान लोग जाते थे। तो अभी भी, अब तो धीरे धीरे लोग, किसान लोग जो है वो सब आर को भी काट करके अपना खेती का एक्सपेंशन करने लगे। तो देहात में अब कम मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत जगह मिलता है। तो उससे हमको आइडिया हुआ कि ये मोटी आर दो अलग अलग शब्द है, उसको मिला करके अभ्रंश मोटियार, मोटियार लोग इस्तेमाल करने लिखने लगे। तो वो जिसी को कहते हैं बात का बकंगर, अब शुद्ध शब्द का अपभ्रंश हो गया। अब उसी कंटेक्स्ट में जब हमने रिसर्च किया कि बरबुरदा या बरबरदा क्या चीज है, तो हमको जब नहीं पता चला, तो एक बहुत पुराना डिक्शनरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पब्लिश किया हुआ है, विल्सन ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ब्रिटिश सरकार ने उसको पब्लिश किया था। वो डिक्शनरी अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। उस डिक्शनरी में वो वर्ड मिला, वो वर्ड है बराबर्द। ये फारसी का वर्ड है, इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है। बराबर्द का मतलब होता है बाहर लाया हुआ, मतलब कहीं कोई चीज है उसको वहां से निकाल के बाहर लाए। या वो जब अकाउंट्स होता था, तो अकाउंट्स के समय ये कहीं भी यूज किया जा सकता है। अकाउंट्स के समय मान लीजिए कि कोई एक मद में कोई अकाउंट आया, कोई हिसाब किताब हुआ एक मद में, और वहां से उसको निकाल करके दूसरे मद में अगर डाल दिया गया या दूसरे पर्पस के लिए दूसरे शेड्यूल में, तो उसको, उस एक्ट को बरबरदा बोलते थे लोग अपभ्रंश में, लेकिन एक्चुअली वर्ड है बराबर्द। ये फारसी का शब्द है बराबर्द। बराबर्द फिर फारसी के उर्दू वाले डिक्शनरी में मिल जाएगा। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है, ये आप समझ लीजिए कि रियल वर्ड है बराबर्द, उसका अपभ्रंश है बरबुरदा या बरबरदा। तो ये दूसरा, ये स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल होता है फारसी में ही। तो जो बिल बनता है, जिसको पे स्लिप बोलते हैं, तनख्वाह का बिल, तो मुसलमान शासक के समय में ये जो बनता था उसी को बराबर्द कहते हैं। और दूसरा उसका इस्तेमाल होता था खर्च के हिसाब किताब का कोई पर्चा लिखा, जैसे वो किसी भी मर्द में हो, कोई व्यक्ति को कोई ऑथराइज किया गया ये काम कीजिए, और बाद में वो व्यक्ति वो काम करके उसके खर्चे का हिसाब किताब किसी पुर्जा पर लिख करके दे दिया, तो उसको भी बराबर्द कहते थे। अब इसको मैंने कोरिलेट किया, जब मैं प्रैक्टिस लोअर कोर्ट में शुरू किया था 1970 में, तो उस समय हमारा जो मुंशी था वो सर्टिफाइड कॉपी लेता था, तो खर्चा का हिसाब देता था। तो अलग अलग मद में लेता था, तो स्टैंप कितना लगा, फोलियो कितना लगा, ये देता था। उसके अलावे होता था स्याहा, होता था जो नंबर चढ़ाता था रजिस्टर पर, उसको स्याहा बोलते थे। उसके बाद चिरकुट का कितना टिकट लगा। उसके बाद उसमें एक देता था, मोहर मारता था चपरासी, कुछ पैसा लेता था, उसको मोहराना बोलता था। और एक उसमें था बरबरदा। तो ये वर्ड उस समय भी बरबरदा हम उससे सुनते थे, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते थे क्या है। तो आज जब ये प्रश्न मेरे सामने आया, कई दिनों से ये प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ पेंडिंग था, तो हमने इस पर सोच विचार किया। फिर मैं वो मुंशी से भी डिस्कस किया
कि तुम ऐसा हिसाब लिखते थे, उस समय का हमको याद था। आज से 53 ईयर्स पहले की बात है। तो मुंशी ने कहा कि वो हम लोग जो रिकॉर्ड भेजवाते थे रिकॉर्ड रूम में, जैसे कि कोई चिरकुट फाइल किया, वो रिकॉर्ड रूम में है, या कोर्ट के ऑफिस क्लर्क के कस्टडी में है, तो वहां से नकल खाना आएगा तभी नकल मिलेगा। उस जमाने में सभी काम मैनुअल होता था। तो जो प्यून इंटरेस्टेड रहता था कि जल्दी से हमारा रिकॉर्ड नकल खाना में पहुंच जाता, हमको नकल मिल जाए, तो जो प्यून लेकर के जाता था तो वो नाजायज ही था, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस, माने वो रिकॉर्ड को ढोने का जो उसका खर्च आया, महसूल उसको भी बोलते हैं, वो महसूल खर्चा, उसको जो टिप्स के रूप में दिया जाता था, 1 रुपया 2 रुपया 18 उस समय जो भी हो, तो उसको वो लोग बरबुर्दा बोलता था। तो अब ये सब को पढ़ने और समझने के बाद ये पता चलता है कि इसको दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। या तो कहीं पर कोई चीज रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्ड से उठा के उसको दूसरे रिकॉर्ड में अगर ट्रांसफर किया गया तो वो एक्ट है, वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वो बराबर्द कहलाया। और जिस डॉक्यूमेंट पर बना तो उस डॉक्यूमेंट को बरबर्दा कहा जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वही डॉक्यूमेंट है। अगर वो महोदय जिन्होंने हमसे प्रश्न किया है वो डॉक्यूमेंट हमको दिखाएंगे और किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, तो हम उसका और फिर दोबारा उत्तर देंगे। तो आज मेरा ये आंसर टेंटेटिव है। दो सेंस में बराबर्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को अपभ्रंश में बरबुर्दा या बर्दा कहते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं, सर्वे। सर्वे के बारे में बहुत लोगों को जिज्ञासा बढ़ रही है और लगातार बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, और आज का वर्निंग टॉपिक भी है। पूरे राज्य में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है, सरकार के तरफ से भी प्रयोग होते जा रहे हैं। पहले साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए बहुत सारा पोस्ट क्रिएट किया गया, अमीन का 12,000 अमीन की बहाली होना था, फिर पोस्ट नहीं मिला। ये सब सरकार के स्तर पर जो गलतियां हैं या खामियां हैं या कमजोरियां हैं वो सब जग जाहिर अखबार में निकलते रहता है, और धरातल पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जहां पर चालू हुआ है वहां पर लोगों को पता है, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन आज हमको, जैसे मैंने पिछला 6-7 लेक्चर जो दिया है, उस लेक्चर में एक सजग और नॉलेजेबल DCLR के कई प्रश्नों का, कंपोजिट क्वेश्चंस का मैंने उत्तर दिया, और मेरा व्याख्यान करीब करीब 5-6 उसी पर केंद्रित रहा। तो आज उसी तरह से एक हमको यूट्यूब पर प्रश्न आया लंबा चौड़ा, और वो प्रश्न है, कोई अभियंता है जो सर्वेक्षण कार्य से जुटे हुए हैं। पूरा एड्रेस तो उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन यूट्यूब पर जो रेफरेंस था उससे पता चल रहा था कि इज एन इंजीनियर, और उन्होंने लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा था, और वो सभी लेक्चर मेरा सुन चुके हैं। और सुनने के बाद उनका प्रश्न था कि आप जो सब बताते हैं, सर्वे के पहले क्या प्रक्रिया होगी, सर्वे के दौरान क्या प्रक्रिया होगी, और कैसे हम लोग काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग को पूर्ण रूपेण कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग के सामने बहुत डिफिकल्टी है, और आपका लेक्चर सुनने के बाद हम लोग को काफ़ी जिज्ञासा बढ़ी और जानकारी भी बढ़ी है। तो और विशेष रूप से उनका अनुरोध हुआ कि सर्वे के बारे में बताएं। तो उनके आग्रह पर भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले से भी हम प्लान किए हुए थे और बहुत लोगों का अनुरोध था, वो बताएंगे ही, एक्ट वाइज तो बताएंगे, लेकिन अब उस एक्ट वाइज बताने के पहले आज सर्वे का जो भी एक शॉर्ट लेक्चर आज आपको देंगे, हम सब उसमें सर्वे के बारे में आउटलाइन बताएंगे। और पहले भी पुराने लेक्चर में सर्वे के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी सिलसिलेवार ढंग से होगा और साइंटिफिक ढंग से होगा, और लीगल एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सर्वे क्या है और सर्वे से क्या समझते हैं। तो साधारण सर्वे का जो माने हुआ, किसी भी चीज का जांच परख करना, ये ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग कह सकते हैं। लेकिन हम जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो सर्वे है, जांच परख भी है, लेकिन वो किसी खास उद्देश्य से है। और उसका उद्देश्य क्या है, तो जो जमीन है, जो भूमि है जिसमें कि खेती होती है, खेती योग्य भूमि है, या जिसमें खेती नहीं होती है, लेकिन वैसे गांव में वो जमीन है जहां किसान खेतिहर लोग रहते हैं, वो सब गांव का, उस गांव में स्थित सभी प्रकार के भूमि का जांच पड़ताल करना, यही हुआ सर्वेक्षण। लेकिन उद्देश्य क्या है, जांच पड़ताल करके उसका अभिलेख तैयार करना, यह होगा वैधानिक पक्ष। और वो अभिलेख कैसे तैयार होगा,
और कौन सा अभिलेख तैयार होगा, उसके लिए कौन सा विधि विधान है, उस पर फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वे का सिंपल माने ये हुआ, अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो हुआ द एक्ट ऑफ सर्वेइंग। दूसरा उसको कह सकते हैं टेकिंग ए कंप्रीहेंसिव व्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का अगर हम कंप्रीहेंसिव व्यू लेते हैं, यानी हिंदी में कहिए, शुद्ध हिंदी में, तो उसको सर्वेक्षण। तो सर्वे शब्द है जो अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है और सर्वे हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। इसका अरबी और फारसी में हमको कोई शब्द नहीं मिला है, इसका जो सिनोनिमस कहते हैं, इसका कोई शब्द हमको नहीं मिला है, हमको जानकारी में नहीं है। अगर कोई हमको बताएंगे तो हमको खुशी होगी, फिर उसको भी हम अपने डिक्शनरी में ऐड करेंगे। तो इसका दूसरा माने भी कह सकते हैं परखना, जांच पड़ताल करना, लेकिन वो किसी खास उद्देश्य से। तो ये सर्वेक्षण जनरली भवन का, बिल्डिंग्स का या भूमि का हो सकता है। उसको और विस्तृत रूप से कहा जाता है भूमि का परिमापन करना। परिमापन यानी माप करना, माप करने का मतलब नाप जोख भी करना। तो सर्वे एक हुआ जो आंख से देख करके किसी चीज के बारे में बताया, उसके भौतिक स्वरूप को देखना। अब भौतिक स्वरूप को देख करके भी हम, जैसे कोई हम बिल्डिंग को देखे और वो बिल्डिंग को देख करके हम एक पेन पेपर ले करके ब्लैंक पेपर पर हम उसका स्केच बना सकते हैं, तो वो भी एक मैप हो गया। और आधार क्या रहा, हम आंख से देखे, तो आंख से देखने की क्रिया हो गई, जिसको बोलते हैं ऑकुलर व्यू, आंख से देखना, या ऑकुलर ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो उसी को फारसी में बोलते हैं नजर। तो नजर से जो देखा हुआ है और उसके आधार पर जो नक्शा बनाए, इट इज कॉल्ड नजरी नक्शा। तो जहां पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और नजर से देख करके अगर हम कोई चीज नोट कर लेते हैं या नक्शा बना लेते हैं या उसके बारे में विवरण हम किसी कागज पर नोट कर लेते हैं, तो वो सब हो गया ऑकुलर ऑब्जर्वेशन, ऑकुलर इंस्पेक्शन के द्वारा निरीक्षण किया, आंख से देख के जांच पड़ताल करके किया। तो वो भी एक सर्वे का तरीका है। जैसे कि सीपीसी में जो प्रावधान है, 2 तरह का कमिश्नर जाता है किसी विवाद में। एक सर्वे जानकार कमिश्नर लोग जाते हैं जो सर्वे का काम जानते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग का कोर्स में सर्वे पढ़ाया जाता है, और अमीन लोग को भी वही नापजोख का, वो इंजीनियरिंग का ही डिप्लोमा का कोर्स है जो अमीन लोग को पढ़ाया जाता है। और जो अधिवक्ता लोग सर्वे जानकार कहलाते हैं, तो उनको भी 2 साल का, पहले 1 साल का कोर्स था और 2 साल का कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज कंडक्ट करता है, और वकीलों के लिए उसमें एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। यानी कि सर्वे का जो वैधानिक पक्ष है और तथा उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, दोनों की जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद उनको लाइसेंस मिलता है, और उन लोग का पैनल बनता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उससे वो सर्वे नोइंग कमिश्नर कहलाते हैं। तो जब किसी विवाद में किसी पक्ष को सर्वे नोइंग कमिश्नर के बहाली की आवश्यकता हुई तो कोर्ट में आवेदन देते हैं, और वो सर्वे जानकार अधिवक्ता का वहाँ रेगुलर रजिस्टर में एंट्री रहता है, उसके हिसाब से जिला जज उनको बहाल करते हैं। और जिला जज के यहाँ से पत्र आएगा, जिस कोर्ट में वो केस रहेगा उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाएगा, वहाँ के जो हाकिम है, सब जज हो, मुंसिफ हो, जो भी हो, उनके पास जाएगा। वो फिर उस वकील साहब को रिट के द्वारा बहाली करते हैं। उसको रिट बोला जाता है, जिसको कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ या फरमाननामा कह सकते हैं, उसको रिट भी कर रहे हैं या न्याय आदेश भी कर सकते हैं। तो उसके द्वारा कमिश्नर बहाल होते हैं। उनको डायरेक्शन रहता है कि आप इसका जाकर के जो डिस्प्यूटेड लैंड है या हाउस है या जो भी है डिस्प्यूट में, उसका आप साइंटिफिक मेजरमेंट करके उसका मैप के साथ रिपोर्ट दीजिए। तो ये तो सर्वे नोइंग एडवोकेट कमिश्नर हुआ, उसका प्रावधान ऑर्डर 26 सीपीसी में है। लेकिन लोकल इंस्पेक्शन के लिए कोई भी ऑर्डिनरी कमिश्नर उसको बोलते हैं, मतलब जो सर्वे नोइंग नहीं, वो साधारण कमिश्नर हुए। तो वो कमिश्नर जो है वो जाते हैं कोर्ट, किसी को भी कमिश्नर बहाल करके भेज सकता है, लेकिन जो अधिवक्तागण होते हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, वो भी कोर्ट के एक पदाधिकारी माने जाते हैं कानून में। इसलिए अधिवक्ता लोग इजीली उपलब्ध हैं, वो एक्सपीरियंस भी रहते हैं। तो कोर्ट वैसे अधिवक्ता लोग का पैनल रहता है, उनमें से किसी एक को साधारण अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, या जिसको चाहे कोर्ट अपने केस के हिसाब से और अधिवक्ता के अनुभव के हिसाब से और उनके नाम और उनकी उपलब्धता के हिसाब से वो अपना बहाल कर सकते हैं। तो उसमें लिखा जाता है साधारण अधिवक्ता है। तो वो जाएंगे, स्थल का निरीक्षण करेंगे, यानी आंख से देखेंगे, देखने के बाद जो पाएंगे उसके बारे में प्रतिवेदन देंगे।
तो ऑर्डिनरी कमिश्नर का जो होता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है और बहाली होता है ऑर्डर 39 रूल 7 CPC में होता है। तो वहां भी एक तरह का सर्वे हुआ। एक ऑर्डिनरी कमिश्नर है जो अनसाइंटिफिक सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वही सर्वे कर रहे हैं। और एक अब मान लीजिए कि विवाद है कि इस खेत में गेहूं का फसल लगाए हैं, एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, इसमें तो हम आधा में गौशाला बनाए हुए उसमें जानवर रखते हैं और आधा में हम आलू का फसल लगाए हुए हैं और कुछ में मेरा खलिहान है। तो उसका जो फिजिकल फीचर है वो कैसे पता चलेगा कोर्ट के सामने? तब जब तक कोई कोर्ट का पदाधिकारी जाके उसको देखेगा नहीं आंख से और फिर उसका रिपोर्ट नहीं करेगा तो सही नहीं पता चलेगा, ये कंट्रोवर्सी डिसाइड नहीं होगा। तो वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ गई। तो उसी तरह से ये जो जमींदार थे जिनको कि किसान से लगान लेना पड़ता था, तो उनको जमीन के बारे में आइडिया होगा तब ने। जैसा कि शुरू के व्याख्यान में मैंने बताया था कि जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, जब ब्रिटिश सरकार की ओर से जमींदारों को, खास करके हम अब बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये पूरे क्षेत्र में जो परमानेंट सेटलमेंट बनाया, जो पूरे देश में 3 तरह का था हम बता चुके हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो जो व्यक्ति जमींदार के रूप में यानी इंटरमीडिएरी मध्यवर्ती हुआ, खेत जोतने वाला रैयत और ब्रिटिश राज के बीच का जो व्यक्ति हुआ वो जमींदार, उसको प्रोपराइटर भी कहते हैं, मध्यवर्ती भी कहते हैं, जमींदार भी कहते हैं, इंटरमीडिएरी हुआ। तो उसको बंदोबस्त कर दिया गया परमानेंट। तो परमानेंट बंदोबस्त कर दिया गया। तो परमानेंट किस आधार पर बंदोबस्त किया? तो अंग्रेज के जमाने में जैसा कि बताया कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उसके पहले मुगलों का शासन था। तब मुस्लिम पीरियड में भी उन लोगों ने सर्वेक्षण का कार्य किया था। किस लिए किया था? कि भूमि के बारे में जानकारी रहेगी तब ने उससे लगान वसूलेंगे, कितना भूमि है, क्या रेट है, किस प्रकार का है। उस समय जो हुआ था सर्वे, उसको क्या कहते थे, उसके बाद में सर्वे क्या हुआ, तो क्या आधार था। तो ये सब बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो बहुत सा चीज है जो रिसर्च पेपर इन्हीं को देना है उसके लिए, लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम बताते हैं। बैकग्राउंड यही था कि जो पहले सर्वे हुआ और जो बाद का सर्वे हुआ उसमें क्या फर्क है, उसको क्या कहते थे। तो ये बताने के लिए, चूंकि आज जो हम सर्वे का प्रक्रिया, जो सर्वे की प्रक्रिया होती है, सर्वेक्षण का कार्य होता है, इसको सर्वेइंग बोलते हैं, सर्वेइंग। तो इसको अभी हम लोग साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग सर्वे ऑफ लैंड कहते हैं। सर्वेक्षण का कार्य जो होगा वो वैधानिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, दोनों तरीके से होगा। वैधानिक इसलिए कि उसके लिए जो विधान बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, बंगाल सर्वे एक्ट और बीटी एक्ट और प्लस उसका सेटलमेंट रूल्स वगैरह जो बना हुआ है उसके तहत होगा। ये होगा वैधानिक पक्ष। अब वैज्ञानिक पक्ष हुआ कि जैसे जियोमेट्री में, त्रिकोणमिति का जो सिद्धांत है मापने का, एंगल, ट्रायंगल, लाइंस वगैरह, ये सब का 2 डायमेंशन में है, लंबाई एंड चौड़ाई का कैसे नापा जाएगा, ये सब उसको ट्रायंगुलेशन मेथड भी बोलते हैं। और साइंटिफिक का कब इजाद हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये सब प्रक्रिया जो अपनाई गई तो वो एक्चुअल सर्वेइंग ही हुआ, ये साइंटिफिक हुआ। तो आप लोग के जानकारी के लिए मोटा मोटी ये सिर्फ जानना जरूरी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ, जो अनसाइंटिफिक सर्वे था, और वो जनरली वो सर्वे हुआ मुस्लिम पीरियड में हुआ और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी हुआ। तो उसका एक ही पर्पस था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसलिए उसको लोग रेवेन्यू सर्वे भी बोलते थे। वो अनसाइंटिफिक था, उसका कोई साइंटिफिक मेजरमेंट वगैरह नहीं था, वो ऑकुलर एस्टिमेशन पर सारा चीज हुआ था। जाके देखा, देखने के बाद नक्शा भी बनाया। तो उस समय का जो नक्शा बनता था उसको भी नजरी नक्शा बोलते थे। नक्शा में कोई स्केल नहीं होता था, कोई मेजरमेंट नहीं होता था। तो उस सर्वे का नाम था थाकवस्त सर्वे। उसके बारे में पहले भी पुराने लेक्चर में भी आप देखिएगा। सबसे पुराना लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार, वो 2-3 साल पुराना लेक्चर होगा। वो 2 घंटा 40 मिनट का है। वो जजेज लोग के क्लास में बताए थे, उसमें भी बहुत सारे उसके बारे में बताए हैं। इसमें से अगर कोई चीज़ छूट जाएगा इस लेक्चर में और किन्हीं को उसकी आवश्यकता होगी तो वो लेक्चर खोज लेंगे प्ले लिस्ट में जा करके,
1.5-2 साल या 3 साल पहले का लेक्चर होगा। उसमें सारा चीज डिटेल और बताया हुआ। तो आप आज के लेक्चर में इतना मोटा मोटी जानिए कि थाकवस सर्वे, जो सर्वे मुगल पीरियड में हुआ था, वो भी सब जगह नहीं हुआ था। वो रेवेन्यू सर्वे था, अनसाइंटिफिक था। कुछ इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी लोकल जमींदार लोगों ने भी करवाया था, तो वो भी अनसाइंटिफिक था, जिसके आधार पर नजरी नक्शा बना था। इसीलिए वो थाकवस सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उस समय कोई स्टैट्यूट के प्रोविजन के हिसाब से वो नहीं हुआ था, इसीलिए एक्ट बनाना पड़ा, बंगाल सर्वे एक्ट 1885 में इसीलिए बना। तो उसमें साइंटिफिक और लीगल तरीके से उसको करने की आवश्यकता हुई। तो पहले वाला अनसाइंटिफिक था, उसका कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं था। अगर उसका कोई खतियान है या कोई उसका कागज है या कोई नक्शा है तो वो एडमिसिबल नहीं है साइंटिफिकली रूप से। किसी खास पर्पज से एडमिसिबल हो सकता है, इसलिए कि 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट है, तो 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट को कोर्ट देख सकता है, लेकिन उसका क्या एविडेंसरी वैल्यू है, साक्ष्य में उसका क्या महत्व होगा, ये अलग चीज है, वो आज का विषय नहीं है। तो आप यही जान लीजिए कि पहला सर्वे था थाकवस सर्वे, जिसमें नजरी नक्शा बना था और उसमें चौहद्दी नहीं रहता था, उत्तर दक्षिण से रहता था, जिसको दुहद्दी बोलते थे, मतलब 2 हद। हद का मतलब बाउंड्री, तो 2 ही बाउंड्री का, इसे बाउंड्री का हिंदी हम लोग बोलते हैं 4 दीवारी, बाउंड्री वाल को 4 दीवारी जिसे कहते हैं। तो चारों तरफ की चौहद्दी माने 4 हद, 4 और हद 2 शब्द हुआ, 4 हद मिलके चौहद्दी बना, उसको अंग्रेजी में बाउंड्री कहते हैं। और 4 दीवारी हुआ बाउंड्री वाल, मतलब चारों ओर से दीवार दिया हुआ है। 4 को फारसी में चहार बोलते हैं, एकुम, दोयम, 1 को एकुम बोलते हैं, 2 को दोयम, 3 को सेऊ, 4 को चहारूम, इस तरह से बोलते हैं। तो चारों तरफ का हो गया चहार माने 4, और दीवारी, दीवार से चहार दीवारी, तो चारों तरफ से दीवार दिया हुआ तो उसको चहार दीवारी, इसको हम लोग बाउंड्री वाल बोलते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में आज सभी लोग जानते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी कैसे बना शायद नहीं जानते हैं बहुत से लोग। तो उसमें चौहद्दी नहीं रहता था, वहां जो खतियान सो कॉल्ड बना भी कहीं कहीं भी, तो उसमें 2 हद्दी ही रहता था। और नक्शा जो बना वो सब रफ नक्शा होता था, उसका कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं होता था। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए किसके पास कितना जमीन है वो जो बताता था रैयत, उसी के हिसाब से वो रफ बिना मेजरमेंट के वो सब एंट्री होता था, इसीलिए उसका साइंटिफिक वैल्यू नहीं। बाद में जो आया उसका नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे, और वही साइंटिफिक सर्वे शुरू हुआ जो बंगाल सर्वे एक्ट के हिसाब से चला और बीटी एक्ट के प्रावधान के हिसाब से। तो दोनों एक्ट एक ही समय बना था, तो दोनों को मिलाकर बीटी एक्ट में चैप्टर 10 सर्वे के बारे में ही बताता है, फिर अलग से उसके ऊपर में डिटेल में बताएंगे। उसके कुछ दिन के बाद, क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, मान लीजिए कि आज से 100 साल पहले सर्वे हुआ, तो जिस व्यक्ति के पास वो जमीन था वो व्यक्ति मर गया, तो उसका बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है, 50 साल के बाद या 25 साल के बाद या 100 साल के बाद तो चेंज होते रहेगा। किसी ने बेच दिया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने विल कर दिया, तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी के यहाँ जा सकता, तो वो रिकॉर्ड हमेशा अप टू डेट कैसे रहेगा जब तक कि समय समय पर सर्वे नहीं किया जाए। तो इसके लिए साइंटिफिक तरीके से सर्वे करके और सर्वे जो बनाया गया उसका नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब कैडेस्ट्रल क्यों नाम पड़ा, इस पर पहले भी हम लेक्चर में बता चुके हैं और यहां पर भी हम बताएंगे। अभी उसके बाद के सर्वे के बारे में बता देते हैं, तब इसके बारे में बताएंगे। तो पहला थाकवस सर्वे हो गया, उसके बाद जो हुआ फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे हुआ वो कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। उसके बाद जो सर्वे हुआ, यानी कि एक सर्वे हो गया, अब दोबारे जो सर्वे हुआ तो वो उसको रिवाइज करने के लिए हुआ। रिवाइज करने के लिए ये हुआ कि कहीं 25 साल, 50 साल, 100 साल के अंतराल पर अगर दोबारा सर्वे हो रहा है
तो उसको सेकंड सर्वे नहीं बोल करके रिविजनल सर्वे बोला जा रहा है, इसलिए कि उसमें सभी रिकॉर्ड को रिवाइज कर दिया जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड बने सर्वे के समय में उसको फिर से रिवाइज करके फ्रेश रिकॉर्ड बनेगा। तो जो प्रक्रिया उस समय अपनाई गई थी वही रिविजनल सर्वे में अपनाई गई। अब ये अलग अलग बिहार राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय में सर्वे हुआ, कहीं सर्वे कंप्लीट हो गया और कहीं सर्वे अधूरा रह गया और कहीं रिविजनल सर्वे हुआ ही नहीं। तो जो व्यक्ति जहां के निवासी हैं उनको सब पता है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावे कुछ जगह पर बिहार में स्पेशल सर्वे भी हुआ है। किसी कारणवश जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा था और रिविजनल सर्वे उस समय नहीं आया था, इस बीच में कहीं कहीं सर्वे हुआ है। वो कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्वे हुआ जो पटना का, वो हमको याद है, वो स्पेशल सर्वे हुआ। उसके लिए स्पेशल सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर बहाल किए गए थे। 1927 में हुआ था। ये दीघा दियारा जो है बहुत बड़ा, इसका 3 भाग है दीघा दियारा का। तो 3 भाग का वो सब पहले गंगा में डूब गया था और बाद में जब निकला, जिसको कि पहले हम बता चुके हैं, गंग बरार और गंग सिकस्त। जब गंगा में डूब जाता है तो उसको गंग बरार कहते हैं, गंग सिकस्त कहते हैं, और जब निकल जाता है तो बरार कहते हैं। बरार का सीधे मानो होता है किसी चीज को खींच करके बाहर लाना। तो वो अपने आप स्वतः बाहर आ गया। अंग्रेजी में वही है अलुवियन डिलुवियन, जिस पर एक्ट के बारे में भी बता चुके थे कल वाले लेक्चर में। तो उसका सर्वे पटना में हुआ 1927 में, स्पेशल सर्वे। और बहुत डिफिकल्ट था उसका सर्वे करना, क्योंकि उसमें जो पहले जो किसान का जमीन था सब गंगा में चला गया, फिर दोबारा जमीन निकला तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो डिस्प्लेस हो गया, आर वगैरह तो कुछ रहा नहीं, नए सिरे से जमीन ऊपर आया, तो उसका बहुत डिफिकल्ट था। तो उसका एक केस में हमको करने का मौका मिला था, दीघा का दियारा का ही केस था। तो उसमें हमको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ा। तो उसमें मिला था कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें हमने पाया कि जो अंग्रेज का नाम अभी याद नहीं, जिसने सर्वे किया था, उसको स्पेशल ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया गया था, उसके लिए उसको थैंक्स और रिवार्ड वगैरह दिया गया था सरकार को, उस समय के सरकार के द्वारा। तो बहुत मुश्किल से लेकिन वो सर्वे हुआ था। तो रिविजनल सर्वे के बाद कहीं कहीं जो सर्वे हुआ उस सब जगह नहीं हुआ है, वो स्पेशल सर्वे कह रहा है। उस जमीन को कुछ कुछ इलाका में, जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भागलपुर मुंगेर जो मैंने भागलपुर कमिश्नरी के एरिया में, उधर देखिएगा कि उस टोपोलैंड बोलते हैं। तो टोपोलैंड क्या हुआ? टोपोलैंड मतलब जिसका सर्वे नहीं हुआ, वो अनसर्वेड लैंड को टोपोलैंड बोलते हैं। तो बाद में उसका भी सर्वे किया गया। अगर पानी में एकदम डूबा था तो नहीं हो सका, लेकिन कुछ कुछ अगर निकल गया तो उसका भी सर्वे हुआ। तो उसका टोपोलैंड का सर्वे हुआ, लेकिन उसमें कोई रीज वगैरह नहीं था। तो खाली एरिया डिनोट करने के लिए कौन जमींदार के पास कितना है, तो टोपोलैंड का सर्वे करके कहीं कहीं मैप में प्लॉट नंबर दिया गया है, कहीं प्लॉट नंबर नहीं भी है। तो हालांकि वो साइंटिफिक प्रयोग किया गया, वो स्केल पर बना। जो साइंटिफिक सर्वे हुआ वो सब स्केल पर हुआ है। और उस समय कई तरह का स्केल इस्तेमाल किया गया था, जैसे 32 इंच, 64 इंच और 16 इंच बराबर 1 माइल का स्केल इस्तेमाल किया गया था। तो ये सर्वे जो हुआ था उस समय शुरू में पटना में डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इसके दिशा निर्देश में पटना कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी में हुआ था। और संथाल परगना की स्थिति अलग थी, आपको पहले बता चुके हैं। संथाल परगना का एक्ट भी अलग था। तो उसका संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन जो था 111 1872 के तहत, फिर 11 रेगुलेशन नंबर 11 1886 और फिर रेगुलेशन नंबर 2 1904, ये सब रेगुलेशन के अंतर्गत उसका सर्वे हुआ था, वो अलग हुआ था। उसी तरह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में चैप्टर 12 में, और उसका जो रूल्स बना उसके हिसाब से उसका अलग हुआ था। लेकिन मेन एक्ट बंगाल सर्वे एक्ट था, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स वो डिसाइड करता था। अब बाकी वहां की परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से वो बना। तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, रिविजनल सर्वे हो गया, और आपका स्पेशल सर्वे हो गया। कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में जो बना खतियान वगैरह जो मैप बना, तो उसको कैडेस्ट्रल सर्वे मैप बोलते हैं या कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान बोलते हैं। तो ये मैप और खतियान में आप
लिखा हुआ नहीं पाइएगा कैडेस्ट्रल सर्वे मैप या कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे के समय प्रिपेयर हुआ तो रेफरेंस में कहीं मिलेगा। उसी तरह से बाद में जहां रिविजनल सर्वे हुआ तो खतियान में रिविजनल सर्वे में नहीं लिखा हुआ रहेगा, या मैप में रिविजनल सर्वे नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों के सर्वे की प्रक्रिया एक ही है। वहां भी खतियान आपको देखने को मिलेगा जो क्रमिक खतियान कहलाता है, आरएस में भी क्रमिक खतियान कहलाता है। तो कब कैसे हुआ इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड समझिए, उसका सर्वे का बैकग्राउंड बता रहे हैं, और एक्चुअली क्या हुआ इसके बारे में भी क्रमशः बताएंगे। उसी प्रकार से 3 तरह का तो समझ गए, थाकवत सर्वे समझ गए, कैडेस्ट्रल सर्वे समझ गए, रिविजनल सर्वे समझ गए, और चौथा हुआ स्पेशल सर्वे समझ गए। 5वां एक सर्वे यहां होते रहा है और अभी भी होता है, उसको बोलते हैं डिसेनियल सर्वे। वो हर 10 साल पर सर्वे होता है। तो वो एलुवियन एंड डिलुवियन एक्ट, जो गंग बरार और गंग सिकस्त, गंग बरार कॉमनली यूज होता है क्योंकि हम लोग गंगा के प्लेनेट के इर्द गिर्द में हैं। गंगा के पठारी एरिया जो है उसमें हम लोग हैं, तो ये उपजाऊ भूमि है, तो गंगा के ही लेकर के गंग बरार और गंग सिकस्त कहा जाता है। लेकिन उसका माने सिर्फ गंगा तक कन्फाइंड नहीं है, किसी भी नदी में, किसी भी समुद्र के किसी भी हिस्से में जब डूब जाएगा जमीन तो गंग सिकस्त हो गया, और निकल जाएगा तो गंग बरार हो गया। तो वो सिर्फ गंगा से ही मान के नहीं चलना चाहिए। अगर गंडक में, कोसी में कहीं भी नदी डूब गई तो वो नदी में जमीन डूब गई तो वो ही जमीन कहलाएगा गंग बरार, गंग सिकस्त, और जब निकल गया तो गंग बरार हो गया। तो जहां जहां पर ये होता था वहां पर अलग एलुवियन एंड डिलुवियन एक्ट के पहले जो रेगुलेशन था और एक्ट था, उसके तहत वहां के कलेक्टर को पावर था सर्वे करने का। उसके लिए अलग से सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो रेगुलेशन के बाद एक्ट में प्रावधान आया तो उसको कंटिन्यू करते चला गया। तो आज़ादी के बाद तक बहुत जगह सर्वे हुआ है 10 साल पर। अब लोग, कलेक्टर लोग इसको नहीं जानते हैं, और इस पर जनता का भी ध्यान नहीं गया है, या जो पब्लिक प्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी वगैरह, ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके कारण से जो होना चाहिए 10 साल पर सर्वे नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ विवाद आ रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बक्सर का केस आया था, कोई वहाँ पर आश्रम है, वो आश्रम का जमीन था जो पहले गंगा में डूबा हुआ था, डुमराव महाराज का था, और डुमराव महाराज का वो जमीन ऐसे ही उन्होंने अनसर्वेड एरिया करके दे दिया था। रिटर्न में 400-500 एकड़ जमीन था। तो गंगा नदी के दक्षिण तरफ जो था जमीन अवस्थित जितना था, तो बहुत नजदीक वाला जमीन सब कितना एकड़, सैकड़ों एकड़ था, वो गंगा नदी में डूब गया था। फिर धीरे धीरे करके निकला तो धीरे सबको सेटलमेंट सरकार ने किया। तो चूंकि वो रिटर्न में किसी का नाम डुमराव महाराज ने दिया नहीं था, तो वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से वो बिहार सरकार का हो गया। तो सरकार ने रैयत को सेटल कर दिया, और जो रैयत को सेटल कर दिया तो वो लोग जोताबाद करने लगे। पहले तो बालू बुर्द था, धीरे धीरे करके उपजाऊ बनाया। तो उसी में से 20-25 एकड़ जमीन परहैप्स जो रैयत था, वो रैयत ने दान में, आश्रम में जो महात्मा थे वहाँ पर प्रचार प्रसार करते थे, प्रवचन देते थे, हिंदू धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानकारी देते थे। उनके बहुत शिष्य लोग हो गए। तो उसी में से कुछ लोग जो थे बहुत उनके डिवोटेड थे, और उन्होंने गुरु को दान के रूप में, 2 आदमी थे, दोनों ने दे दिया 20-25 एकड़ जमीन। तो आश्रम के लोग उसमें और उनके भक्त लोग मिलके मेहनत करके उसका कुछ पोर्शन जिसमें पानी नहीं था, कुछ पोर्शन में थोड़ा बहुत पानी भी रहता था, तो उसका भी प्रावधान उसमें था कि जब पानी में डूब जाएगा तो लगान नहीं लगेगा, पानी से निकलेगा तब फिर लगान लगेगा। और कुछ जमीन में कुछ पानी है, पूरा डूबा हुआ भी नहीं, पूरा निकला हुआ है, तो उसको उसमें पंचट बोलते थे। पंचट का माने थोड़ा सा लगा हुआ है। और किसी जमीन को, उसी रिकॉर्ड में हमने पढ़ा है, बालू ढाही, माने पहले बालू था, वो ढा करके अब परती होके जमीन हो गया। तो जिसे पहले भी बताए थे बालू के बारे में, रेता कहीं लिखा हुआ है, कहीं बालू बुर्द लिखा हुआ, कहीं बाला बुर्द लिखा हुआ है। तो बक्सर जिला में मिलेगा बालू ढाही लैंड का कैरेक्टर, वो डिसेनियल सर्वे के रिकॉर्ड में आया है। तो महात्मा जी के भी रिकॉर्ड को जब हम देख रहे थे तो उसमें ही था बालू ढाई जमीन, पंचट जमीन। तो कुछ में खेती करने लगे। तो अभी भी उनका 30 एकड़ जमीन में शायद सभी पर खेती नहीं होता है, अब से तो बाहर आ गया है। तो इनका रसीद 40-50 साल से या 30 साल से कटा नहीं था। उसी संबंधी विवाद हो गया तो हम लोग एप्लीकेशन बना करके दिए। वहाँ अंचल अधिकारी को नहीं समझ में आया, उसके बाद मामला कलेक्टर के यहाँ गया।
कलेक्टर महोदय को भी जब समझ में नहीं आया तो महात्मा जी फिर मेरे पास आए कि आप ऐसा कानून, 4-5 प्रश्न कलेक्टर साहब ने किया वहाँ के सरकारी अधिवक्ता को कि इसका उत्तर दे, तो सरकारी अधिवक्ता के द्वारा उसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया, समय सीमा निर्धारित थी। तो महात्मा जी आए मेरे पास मिलने, कहे कि सर इसका उत्तर आप बना दीजिए, किस कानून के तहत वो सर्वे होता है और उसका लगान निर्धारित करने का हमको अधिकार है कि नहीं, लगान रसीद किस कानून के अंदर कटेगी, या बंदोबस्ती जमीन को खरीद बिक्री करने का अधिकार, बहुत सारा प्रश्न था। तो सभी प्रश्नों का मैंने लिखित उत्तर उनको दिया था। अब पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये स्थिति है जानकारी के अभाव में। तो वहाँ पर ये जो हुआ आपका डिसेनियल सर्वे, उसके अलावे अभी जैसे बिहार में सर्वे हो रहा है तो इसके लिए स्पेशल सर्वे एक्ट बनाया गया है यहाँ के जो असेंबली के द्वारा, बिहार असेंबली से पास है, यानी बिहार सरकार ने पहल लिया और इसको जल्दी हो और मोर साइंटिफिक हो तरीके से हो। तो इसमें जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेथड है और ड्रोन वगैरह का है, मैपिंग का है, जल्दी हो और साइंटिफिक हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए बहुत सा जो नया डेवलपमेंट, वैज्ञानिक डेवलपमेंट हुआ उसके आधार पर करने के लिए उसका कुछ प्रावधान बनाया गया है। उसके बारे में फिर अलग एक लेक्चर देंगे स्पेशल सर्वे एक्ट पर, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न भी आ चुके हैं मेरे पास। तो स्पेशल सर्वे एक्ट के अंदर अभी चल रहा है सर्वेक्षण का कार्य, जो अभी इनिशियल स्टेज में है, और उसी में से संबंधित एक इंजीनियर ने प्रश्न किया है कि उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो इसलिए भी हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि आप लोग को इसको जानकारी दे, और सर्वे से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और जिस क्षेत्र में सर्वे का कार्य चल रहा है उस क्षेत्र के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, जिनकी संपत्ति उस क्षेत्र में है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो, गलती नहीं हो, इसके लिए वो भी सजग हो जाए। और सजग हो जाएंगे तो अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, अपने जमीन की रक्षा कर सकते हैं, और उसके वजह से विवाद भी कम होगा। ऐसा देखा गया कि जब सर्वे का काम शुरू होता है तो वहाँ पर जो स्पॉट पर काम करने वाले अमीन और कर्मचारी या अन्य पदाधिकारी लोग रहते हैं, आजकल बहुत गलत तरीके से लोग इसका नाम उसमें, उसका नाम उसमें करके विवाद खड़ा कर देते हैं। और कुछ लोभी लालची लोग भी रहते हैं, कुछ लैंड माफिया लोग भी रहते हैं, उन लोग भी इस तरह से जानबूझ के करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, झगड़ा खड़ा करते हैं। तो ये सब को अवॉइड करने का एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी जुटे हों उनको भी कानून की जानकारी हो और प्रोसीजर की जानकारी हो कि क्या उसका वैधानिक पक्ष है और क्या तरीका है, कैसे किया जा सकता है। और आम जनता को भी ऐसा सजगता रहेगी, जानकारी रहेगी, तभी सजगता रहेगी, और सजगता रहेगी तो जागरूक रहेंगे, और जागरूक रहेंगे तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और सही सही निर्णय ले सकते हैं। अपनी संपत्ति का वो सही सही दस्तावेज बनवा सकते हैं ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक ये स्पेशल सर्वे का हुआ। अब एक सर्वे और होता है, वो सर्वे होता है म्युनिसिपल सर्वे, उसको कहते हैं। तो जहां जहां म्युनिसिपैलिटी है, तो म्युनिसिपैलिटी का भी अब 3 पार्ट हो गया। म्युनिसिपैलिटी का अब तो खैर और बदल गया, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था हो गई। तो उसके पहले के क्या था कि सबसे लोएस्ट यूनिट जो होता था, जहां पर 1 लाख की आबादी रहती है, उसको सेमी अर्बन कहा जाता था। तो वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी होती। तो म्युनिसिपल एक्ट में ही प्रावधान था, पुराना म्युनिसिपल एक्ट में। बाद में 2007 में म्युनिसिपल एक्ट नया बन गया, और उसके बाद जो पंचायत एक्ट नया बना तो उसमें त्रिस्तरीय राज पंचायत राज की व्यवस्था बनी। उसके लिए संविधान में भी संशोधन किया गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कई तरह का कानून है। तो पुराने कानून के अंतर्गत आपको बता रहे हैं, जब अर्बन एरिया का मतलब हो गया नोटिफाइड एरिया कमेटी जहां काम कर रही थी, और उससे ज़्यादा की आबादी और 3 लाख तक जहां आबादी थी तो वो होता था म्युनिसिपैलिटी, और 3 लाख से ऊपर की आबादी तो वहाँ कॉरपोरेशन। तो तीनों जगह पुराना म्युनिसिपल एक्ट लागू होता था। तो म्युनिसिपल एरिया में भी बहुत सा जमीन सर्वेड भी है और बहुत सा अनसर्वेड है, और कुछ रहने लायक जमीन है, माने रेसिडेंशियल जमीन है, और कुछ व्यावसायिक जमीन है, और प्लस कुछ खेती की जमीन है। यहां तक आज भी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत सी खेती की जमीन है। तो उसका भी सर्वे हुआ। तो वो जो सर्वे हुआ वो म्युनिसिपल सर्वे एक्ट, उसका एक अलग एक्ट है, उसके अंतर्गत उसका सर्वे किया गया। तो इस प्रकार से ये अगर जोड़ते हैं तो पहला थाकबस, दूसरा कैडेस्ट्रल, तीसरा रिविजनल, चौथा डिसेंशियल, और 5वां हुआ स्पेशल, और 6ठा हुआ म्युनिसिपल सर्वे। अब उसके बाद जहां चकबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई
तो चकबंदी का जो एक्ट है, बिहार कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1950, उसके तहत चकबंदी अधिनियम जिसको कहते हैं, उसके तहत भी सर्वे का प्रावधान बना हुआ कि पहले सर्वे करेगा तभी ने चक बनाएगा, एक जगह कंसोलिडेट करेगा। तो वो प्रक्रिया जो बीटी एक्ट में है, बंगाल सर्वे एक्ट है, उसी से ले करके उसमें एक अलग चैप्टर बना दिया गया और कैसे प्रक्रिया होगी, तो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अलग से लेक्चर आएगा। दूसरा सर्वे का प्रावधान बनाया गया छोटा सा, वो बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड सरप्लस लैंड एक्ट 1961, जिसको सीलिंग एक्ट कहते हैं। उसमें तो जनरली लोग जानते हैं हक सफा के बारे में, और दूसरा जानते हैं कि सरप्लस लैंड के बारे में। उसमें भी प्रावधान बनाया गया सर्वे करने के लिए, वो खास एक उद्देश्य से, तो अलग विषय है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के तारीख में, और लेकिन फिर भी उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। उसी तरह से जब पहली बार म्यूटेशन एक्ट बना, आपको बताए थे कि 1973 में बना था म्यूटेशन एक्ट, उसके पहले नहीं था, तो उसका नाम था द बिहार मेंटेनेंस ऑफ टेनेंट होल्डिंग्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973। म्यूटेशन एक्ट जो था बिहार टेनेंट होल्डिंग्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973, तो इसमें भी एक छोटा सा प्रावधान रखा गया था कि कब उसका सर्वे होगा, क्योंकि वो सर्वे करेगा तब उसके बारे में वो एंट्री करेगा, या खतियान में करेक्शन कैसे करेगा, उसका कुछ न कुछ पोर्शन है सर्वे से संबंधित, इसलिए ये सब एक्ट में भी आएगा। वो सब छोटा छोटा एक्ट है, उस पर अलग से उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज का जो संक्षिप्त लेक्चर सर्वे का है, इसके बाद अब विस्तृत लेक्चर आएगा, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। आज इतना ही, आज सर्वे के ऊपर इतना जानकारी काफ़ी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।